अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। आज का हमारा जो लेक्चर है ये वबाई अमराज में तिब्ब नबवी और हिजामा के किरदार पर है। वबाई अमराज के हवाले से नबी सल्लल्लाहु अलैहि का ये फरमान, जिसमें आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ला अदवा, कोई बीमारी मुतअद्दी नहीं है, इसको समझना सबसे पहले बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कोई भी बीमारी उस वक़्त तक आपको लग नहीं सकती जब तक अल्लाह का इज़्न शामिल ना हो। तो कोई बीमारी मुतअद्दी नहीं है, अल्लाह के इज़्न के बग़ैर वो लग नहीं। तो मैं मुख्तसरन जो बात कर रहा था कि मुतअद्दी अमराज में अलहिजामा और तिब्ब नबवी और न्यूट्रिशन का बहुत गहरा किरदार है। इसमें दो तीन नुक्ते इंशाअल्लाह हम बयान करके अपनी बात को समेटते हैं। पहली बात, अल्लाह के इज़्न के बग़ैर कोई बीमारी किसी को लग नहीं सकती। दूसरी बात, बीमारियों से बचाव के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ तक फरमाया कि कोई कोड़ ज़दा शख्स है तो उससे इस तरह बचो जैसे शेर से डरा जाता है। तो बीमारियों से तहफ़्फ़ुज़ के लिए बीमारी से बचना, बीमार के करीब जाने से बचना, अपनी तहारत, अपनी सफाई का ख्याल रखना, ये बुनियादी तकाज़ों में से एक तकाज़ा है। हत्ता कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी छींक को, अगर किसी को आए तो उसे भी अपनी जो कोहनी है इसके दरमियान वाले हिस्से से रोकने का हुक्म दिया कि ऐसे करके छींक मारी जाए। इसी तरह अपने हाथों को कोई शख्स धोता है तो वो भी तहारत का पहलू बन जाता है। तो तिब्ब नबवी में तहारत के उसूल, मिसवाक है, ये सारे की सारी चीज़ें हमें इस बात की तरफ दावत देती हैं कि हमने तहारत पाकीज़गी का ख्याल रखना है। इसी तरह छींक आने पर हमें बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है, जैसे कि हदीस के अंदर आया। तो जब ये एहतियातें हम करेंगे तो वबाई अमराज, जिन्हें कॉन्टामिनेटेड डिजीज़ कहा जाता है, उनसे बहुत हद तक लोग बच सकते हैं। अब आते हैं हम तिब्ब नबवी और न्यूट्रिशन के अंदर अपनी इम्यूनिटी को, क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाने के तरीक़ाकार की तरफ कि कैसे हम अपने इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं। पहले नंबर पर तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान, जिसमें आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वसल्लम का वो फरमान जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब बच्चों को टॉन्सिल्स का मसला बनता तो उस मसला में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन्हें क़िस्तुल बहरी या क़िस्तुल हिंदी इस्तेमाल करने का हुक्म दिया। अब क़िस्तुल बहरी और क़िस्तुल हिंदी, इन दोनों में फ़र्क है। वो ज़रा सख्त मिजाज है, ये ज़रा हल्की है, इजी टू टेक है, टेस्ट इसका इतना ख़राब नहीं होता। तो इसका सफ़ूफ़ अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो ये एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ रखता है। हमने कोरोना के अय्याम में जो तजर्बा किया उसमें ये तजर्बा बड़ा ही ज़बरदस्त साबित हुआ कि कलवंजी, इसी तरह क़िस्तुल बहरी जिसे क़िस्त शीनी कहा जाता है, शहद, जैतून और बी प्रोपोलिस, ये भी शहद की मक्खी से निकलता है, बूरदा इसे कहते हैं। इन चारों चीज़ों का मुरक्कब बनाकर लोगों को इस्तेमाल करवाया। ये अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के अंदर इंतहाई कारगर है, बशर्ते कि इसे दुरुस्त क्वांटिटी के अंदर, कम क्वांटिटी के अंदर इस्तेमाल किया जाए। इसी तरह इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए हमारी मुतवाज़न ग़िज़ा का बहुत गहरा किरदार है। जो शख्स ये समझता है कि मैं अपनी मर्ज़ी से खाऊं, उल्टा सीधा खाऊं और मेरी सेहत अच्छी रहे, तो वो बिल्कुल भूला हुआ है। बैलेंस डाइट ये इसका सबसे बड़ा प्रिंसिपल है आपकी इम्यूनिटी के लिए, आपकी सेहत के लिए। तो बैलेंस डाइट अगर हम लोग हासिल करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें सुन्नत नबवी और तिब्ब नबवी में किताबुल अतामा सुनन अबू दाऊद को देखना पड़ेगा, जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खजूर और खीरा
क्यूकम्बर को इकट्ठा तनावुल फरमाया। इसी तरह एक रिवायत के अंदर है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खजूर और तरबूज को इकट्ठा तनावुल फरमाया, और पूछने पर, इस्तिफसार पर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यह फरमाया कि खजूर की गर्मी को मैं तरबूज या खीरे की ठंडक से बैलेंस करता हूँ, और उसकी ठंडक को इसकी गर्मी से बैलेंस करता हूँ। तो ये मुतवाज़िन ग़िज़ा का पहला उसूल है। और मुतवाज़िन ग़िज़ा में जो पहला उमूमी तौर पर मसला हमारे यहाँ पेश आ रहा है, वो अक्सर लोग जो हड्डियों के अमराज में हैं, जो लो इम्यूनिटी का शिकार हैं, जिन्हें बार बार नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, बुखार, मैदे के मसाइल होते रहते हैं, उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि वो नाश्ता दुरुस्त नहीं करते। जब तक आपका नाश्ता अच्छा नहीं होगा, जब तक आपका ब्रेकफास्ट कंप्लीट न्यूट्रिशन के ऊपर मबनी नहीं होगा, उस वक्त तक आप हेल्दी लाइफ नहीं गुजार सकते। हमारे यहाँ क्या होता है, चाय ले ली, साथ जनाब केक पीस ले लिया, किसी ने सिर्फ चाय से गुजारा कर लिया। नाश्ता जो है वो बैलेंस डाइट के ऊपर मबनी होना चाहिए, क्योंकि ये लंबी रात गुजारने के बाद आपने खाना होता है, और उस वक्त आपको कंप्लीट न्यूट्रिशन चाहिए। आपको प्रोटीन भी चाहिए, आपको कैल्शियम भी चाहिए, आपको कार्बोहाइड्रेट्स भी चाहिए, आपको वाइटामिन भी चाहिए, मिनरल्स भी चाहिए, ट्रेस एलिमेंट्स भी चाहिए। यानी उसमें कंप्लीट चीज़ें मौजूद हों, ताकि आपका वो नाश्ता आपकी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करे और आपके जिस्म की कमियों को भी दूर करे। तो इसमें हमारे यहाँ उमूमी तौर के ऊपर लोग ख़ास तवज्जो नहीं देते। अगर फ़ैट्स ले रहे हैं तो वो बिल्कुल फ़ैट लेते जाएंगे। सुबह के वक्त वो अपने लिए विटामिन और मिनरल का ख़जाना नहीं लेंगे, जैसे कि ऑरेंज जूस है, जैसे कि आप सुबह नाश्ते के अंदर बॉइल्ड सब्ज़ियाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको अल्लाह के फजल करम से एक पूरा पोर्शन आपकी जो वेजिटेबल इनटेक है या फ्रूट्स इनटेक है वो मिल जाएगा। और नाश्ते के अंदर भी ये उतना ही ज़रूरी है जितना दोपहर और शाम के वक्त ज़रूरी है। तो एक तो इसकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए हमें कि हमारा नाश्ता बहुत बैलेंस होना चाहिए। और अगर किसी को कोलेस्ट्रॉल है, हाइपरलिपिडीमिया है, तो वो ये कोशिश करे कि उसमें बहुत ज़्यादा फ़ैट्स को इस्तेमाल ना करे। तो नाश्ता हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने में सबसे कारगर किरदार अदा करता है। हमारे यहाँ क्योंकि अभी हमारी जो डाइट्स हैं, हमारे जो खाने के मामलात हैं, वो ज़्यादा अच्छे नहीं होते, तो हम लोग सबसे पहली जो गलती कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि लोग नाश्ते के अंदर सफ़ेद आटा इस्तेमाल करते हैं, मैदा इस्तेमाल करते हैं, और पूरी ग्रेन की रोटी इस्तेमाल नहीं करते। देखें हमारे यहाँ मुख्तलिफ़ किस्म की ग्रेन्स खाई जाती थी और अभी भी खाई जाती हैं। मकई खानी है तो आप होल कॉर्न लेंगे प्रॉपर, इसी तरह बाजरा खाना है तो होल लेंगे, इसी तरह अगर आपने गंदम की रोटी खानी है तो वो भी होल मील आप लेंगे, ना कि उसमें से मैदा इस्तेमाल करेंगे जिसके अंदर फाइबर मौजूद ही नहीं। और जब फाइबर मौजूद नहीं होगी तो अल्टीमेटली आपकी अंतड़ियों का फंक्शन, आपके स्टमक का फंक्शन कमज़ोर हो जाएगा, और ये सबसे पहला डाउनफॉल है आपकी हेल्थ की ख़राबी में। ये बिल्कुल वाज़े बात है। आपकी बाउल मूवमेंट को, यानी जो हाजमे का निज़ाम है, इंहिज़ाम है, इसको ख़राब करने के लिए सबसे जो ख़तरनाक अलार्मिंग सिचुएशन वो क्या है कि जब आपका फ़ाइबर इनटेक कम होगा। और फाइबर इनटेक आपको कहाँ से मिलेगा? वो आपको होल मील से मिलेगा, वो आपको मुकम्मल गंदम के इस्तेमाल से मिलेगा। ठीक है, अगर आप नान खा रहे हैं, अगर आप सफ़ेद आटा खा रहे हैं, बाज़ार की चीज़ें खा रहे हैं, उसके अंदर बुरी किस्म का घी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो क्या होगा? आपका पेट तो बढ़ जाएगा, आपको फैट्स मिलेंगी, आपको कार्बोहाइड्रेट्स मिलेंगी, लेकिन ये एम्प्टी कैलोरीज होंगी, ये फुल कैलोरीज नहीं होंगी कि जिनके अंदर आपके जिस्म की मतलूबा प्रोटीन की मिकदार, वाइटामिन्स की मिकदार, मिनरल्स की मिकदार मौजूद हो। तो इस पे हमें बहुत ज़्यादा गौर व फिक्र करना चाहिए कि हम अपने नाश्ते पर सबसे पहले तवज्जो दें। ठीक है, नाश्ते में कोशिश करें कि गंदम का मुकम्मल आटा इस्तेमाल करें, देसी आटा। अगर आप जौ इस्तेमाल करते हैं तो वो भी मुकम्मल होल मील इस्तेमाल करें, मकई भी होल मील इस्तेमाल करें, और आपके नाश्ते में कार्बोहाइड्रेट्स जहाँ मौजूद हों वहाँ फैट्स भी मौजूद हों। उसमें कोई शख्स अगर मोटापे का शिकार है, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, तो वो जैतून इस्तेमाल करे। इसी तरह वेजिटेबल्स का इस्तेमाल भी आपने ज़रूर करना है नाश्ते के अंदर भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। या कम अज़ कम फ्रेश जूस आप इसमें इस्तेमाल करें, या कम अज़ कम हाफ कुक
सब्जियां आप ले लें, जैसे कि नाश्ते के अंदर अगर कोई एग का ऑमलेट बनाता है तो उसके अंदर कभी भी सब्जियों को, मसलन आप उसके अंदर क्यों डाल रहे हैं, प्याज है, उसके अंदर अदरक है, उसके अंदर आप शिमला मिर्च डालते हैं, टमाटर डालते हैं, तो उसे बहुत कम पकाया जाएगा, हाफ कुक किया जाएगा। जब किसी चीज़ को, वेजिटेबल को हाफ कुक किया जाता है तो उसके वाइटामिन और उसके मिनरल्स और उसकी बाउंटीज उसके अंदर मौजूद होती हैं और वो हमारे जिस्म में जाकर हमें फ़ायदा देती हैं। जब आप उसे ओवर कुक कर देंगे तो वो उल्टा नुकसान का बायस बनेगा। ओवर कुकिंग सब्जियों की नहीं करनी। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि नाश्ता हमारा आला क्वालिटी का होना चाहिए। हमारे यहाँ कोई ब्रेड खा रहा है, कोई जनाब चाय पी रहा है, इन सारी चीज़ों से बचना चाहिए। और मैं ये एक बात बड़ी वजाहत के साथ बयान करना चाहता हूँ कि चाय और कॉफ़ी और फिजी ड्रिंक्स यानी कोक, फांटा, पेप्सी, ये सारे के सारे एंटी न्यूट्रिएंट हैं। ये एंटी न्यूट्रिएंट हैं, यानी ये आपकी सेहत को ख़राब करते हैं। ये क्या करते हैं? ये आपकी सेहत को ख़राब करते हैं। जो बंदा चाय ज़्यादा पीता है, जो कॉफ़ी ज़्यादा पीता है, जो फिजी ड्रिंक्स ज़्यादा लेता है, तो उसकी सेहत ख़राबी की तरफ जाएगी, उसका स्टमक अपसेट होगा, उसके जिस्म के अंदर कैफीन की मिकदार बढ़ेगी। ये एंटी न्यूट्रिएंट हैं। तो एंटी न्यूट्रिएंट हमेशा क्या करते हैं कि खुद भी नुकसान देते हैं और आप जो चीज़ें खा रहे हैं उनको भी वो बर्न करते हैं। तो इसलिए इन चीज़ों से हमने इज्तिनाब करना है। दूध लें, दही लें, लस्सी लें, प्रोबायोटिक्स लें। प्रोबायोटिक दही के अंदर है, ये आपके स्टमक हेल्थ के लिए, आपके गट फ्लोरा के लिए, आपके मैदे में पाए जाने वाले जितने फ्रेंडली बैक्टीरिया हैं इनके लिए बहुत बड़ा किरदार अदा करता है। और हम तो ये कहते हैं कि 70% ऑफ द ह्यूमन इम्यूनिटी कम्स फ्रॉम योर स्टमक। आपका मैदा ठीक होगा तो 70% आपकी इम्यूनिटी मजबूत है, और अगर आपका मैदा वर्क सही नहीं करता तो फिर आपकी इम्यूनिटी कोई मजबूत नहीं है। इम्यूनिटी ठीक करनी है तो अपना मैदा ठीक करो। अपना मैदा ठीक करना है तो खाने को चबाकर खाओ, कंप्लीट मील लो। अपने खाने के अंदर से चाय, कॉफ़ी, जंक, इसको आउट कर दो। टिन फूड, जितना ये टमाटो केचप वगैरह वगैरह सब कुछ मौजूद जो टिन के अंदर होता है, इसे आउट करो, आपकी इम्यूनिटी इंशाल्लाह बढ़ना शुरू हो जाएगी। इसी तरह हम लोग उमूमी तौर पर ये चीज़ें समझते नहीं हैं या समझना नहीं चाहते कि हमारे यहाँ लोग एक प्रॉब्लम का शिकार हैं। क्या प्रॉब्लम का शिकार हैं? कि हमें विटामिन डेफिशिएंसीज हैं, हमें मिनरल डेफिशिएंसीज हैं और हमें पता ही कोई नहीं। तो इसमें आप कोशिश करें कि जब भी किसी ने विटामिन का इस्तेमाल करना है तो वो मल्टीविटामिन का आला क्वालिटी का फार्मूला ले। ठीक है जी। उमूमी तौर पर बाज़ारों, मंडियों में, मार्केटों में बिकने वाली टैबलेट के ऊपर लिखा बहुत कुछ होता है, लेकिन उसके अंदर मौजूद कुछ नहीं होता। मसलन आप सेंट्रम ले रहे हैं, आप मेगामैन ले रहे हैं, मेगामैन स्पोर्ट ले रहे हैं, हाई क्वालिटी विटामिन आप इस्तेमाल करें और कंप्लीट फार्मूला लें। और इसमें कोशिश करें कि वो फार्मूला टाइम रिलीज टैबलेट हो, सस्टेनेबल रिलीज टैबलेट हो, जो कि फौरी तौर पर रिलीज़ ना हो जाए बल्कि 6-7 घंटे में रिलीज़ हो, जिसके अंदर बी कॉम्प्लेक्स की पूरी मिकदार हो। और ये कोशिश करें कि जितने भी विटामिन आपने इस्तेमाल करने हैं वो हमेशा नाश्ते के साथ लें और इन बिटवीन द मील लें। आधा खाना खा के उसके दरमियान में पानी से लें, ऊपर से बाकी खाना खा लें। और एक बात याद रख लें, हमारे यहाँ इसे कहते हैं ताकत की गोलियां दे दें। ये ताकत की गोलियां नहीं होती। विटामिन ये कभी भी आपको ताकत फराहम नहीं करते, बल्कि ये एनर्जी को रिलीज करते हैं, ये ताकत को रिलीज करते हैं फ्रॉम योर फूड। ये आपके खाने से ताकत को रिलीज करेंगे। इनका ये किरदार है। मैं मिसाल देता हूं इसकी कि आपने आयरन इनटेक किया, आयरन को एब्जॉर्ब करने के लिए बॉडी को कुछ और न्यूट्रिएंट्स भी चाहिए, कुछ और विटामिन्स भी चाहिए। आयरन को एब्जॉर्ब करना है तो आपको विटामिन सी दरकार है, विटामिन B12 आपको चाहिए, कॉपर चाहिए। तो ये वो चीज़ें हैं, जिंक आपको चाहिए। अगर ये सारे की सारी चीज़ें आप साथ ले रहे हैं तो आपकी आयरन एब्जॉर्ब होगी। और अगर आप आयरन के साथ बहुत ज़्यादा रिच कैल्शियम का सप्लीमेंट ले लेंगे तो ये दोनों आपस में कॉन्ट्राइंडिकेट करते हैं। इन दोनों को कभी इकट्ठा आपने इस्तेमाल नहीं करना, वरना क्या होगा, ना आयरन का फ़ायदा होगा ना कैल्शियम का फ़ायदा होगा। तो अच्छी क्वालिटी का मल्टीविटामिन वो आप इंशाअल्लाह ताला लेंगे और सुबह नाश्ते के अंदर लेंगे तो फिर ये आपके लिए पूरे दिन इंशाअल्लाह इम्यूनिटी बूस्टर का भी काम करेगा और पूरा दिन ये अल्लाह के फजल और एहसान के साथ आपकी कमियां भी, डेफिशिएंसीज को भी पूरा करता रहेगा। इसके बाद आ गया आपका दोपहर का खाना। दोपहर के खाने में आपने कोशिश करनी है कि फिर वही हाई क्वालिटी सैलड, और ये एक प्रिंसिपल है कि ऑलवेज टेक 5 पोर्शंस ऑफ फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स टू बी एन हेल्दी ह्यूमन।
अगर आप सेहतमंद इंसान रहना चाहते हैं तो 24 घंटे में 5 पोर्शन आपको फ्रेश फ्रूट और सब्जियों के लेने चाहिए। देख लें, हमारे बुजुर्ग थे, वो कभी कच्ची मूली खा रहे हैं, कभी जनाब वो शलजम कच्चे खा रहे हैं, कभी गाजर खा रहे हैं, कभी सैलड इस्तेमाल कर रहे हैं। यही हैं वो पोर्शंस। चाहे आप इन्हें काट के ले लें, चाहे आप इन्हें वैसे धो के इस्तेमाल कर लें, एप्पल इस्तेमाल कर लें, फ्रेश जूस निकाल के इस्तेमाल कर लें, ये एक पोर्शन गिना जाएगा। एक खाने के साथ सैलड ले लें, ये एक पोर्शन गिना जाएगा। ये आपको फाइबर भी देगा, ये विटामिन्स भी देगा, ये आपकी अंतड़ियों को भी साफ करेगा, ये कोलोन को भी साफ करेगा। और ये इंशाअल्लाह जब आपका स्टमक, आपकी अंतड़ियां मजबूत होंगी तो अल्लाह के फजल करम से अल्टीमेटली आपकी इम्यूनिटी भी मजबूत होगी। इसी तरह मेरे मोहतरम भाइयों, विटामिन सी आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए बहुत ज़बरदस्त किरदार अदा करती है। और विटामिन सी का काम क्या है कि विटामिन सी ने आपकी इम्यूनिटी फोर्सेस की हिफाजत करनी है, उन्हें प्रोटेक्ट करना है। और फ्री रेडिकल्स वो सेल्स होते हैं जो एबनॉर्मल होते हैं, यानी माजूर सेल्स जो बॉडी के अंदर कंप्लीटली मैच्योर नहीं हो सके और वो आपके जिस्म के अंदर मौजूद हैं, और ये किसी भी वक्त किसी बड़ी बीमारी का पेश खैमा बन सकते हैं। और फिर विटामिन सी जो है ये कार्सिनोजन वो एलिमेंट है जो बाद में कैंसर बना सकता है, ये उसको भी एलिमिनेट करता है, यानी आपके जिस्म से निकालता है। तो विटामिन सी ये आपकी इम्यूनिटी के अंदर बहुत गहरा किरदार रखती है, क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल विटामिन है। और वाटर सॉल्युबल विटामिन ये आपको डेली बेसिस पर चाहिए होता है, और ये कभी भी आपके जिस्म के अंदर बढ़ता नहीं है। जितना ज्यादा अगर आप लेंगे तो वो पेशाब के रास्ते रिलीज हो जाएगा। तो विटामिन सी शुड बी टेकन एवरी डे। जिन लोगों ने अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करना है तो वो विटामिन सी की अच्छी क्वांटिटी लें। अब आप अगर विटामिन सी को लेना चाहते हैं, स्पिनिच के अंदर है, इसी तरह बेल अपना शिमला मिर्च के अंदर है, इसी तरह जो सबसे रिच विटामिन सी उमूमी तौर के ऊपर आपको मिलेगी वो आंवला के अंदर मिलेगी। आंवला का पाउडर ले लें, आंवला को वैसे कच्चा इस्तेमाल कर लें, उसका मुरब्बा इस्तेमाल कर लें, उसके अंदर बड़ी रिच विटामिन सी है, वो आप इस्तेमाल करें। इसी तरह सप्लीमेंटेशन के अंदर आपने हमेशा ओरल टैबलेट लेनी है। ये खट्टी गोलियां जो पानी में घोल के पीते हैं, इससे आपका इनटेक पूरा नहीं होता, तो कम से कम 1000 मिलीग्राम 2000 मिलीग्राम तक आप ले सकते हैं। आला क्वालिटी की ओरल टैबलेट आप इस्तेमाल करें, और वो भी खाने के दरमियान। तो ये अल्लाह के फजल करम से एक बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट है, और आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए ये अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त किरदार अदा करती है। और हम लोग उमूमी तौर पर इसे नहीं लेते। सब्जियों के अंदर, फ्रूट्स के अंदर ये आपको आसानी से मिलती है। और विटामिन सी की लंबी डेफिशिएंसी जो है ये अक्सर औकात कैंसर का भी बायस बन सकती है। इसी तरह विटामिन डी, ये फैट सॉल्युबल विटामिन है, और विटामिन डी का इनटेक बहुत ज़रूरी है। WHO ने अभी 2020-21 के अंदर जो रिपोर्ट दी है, उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तानी 95% खवातीन जो हैं वो विटामिन डी की डेफिसिट हैं, उनके अंदर विटामिन डी की कमी है। तो वो विटामिन डी अगर नहीं लेंगी तो उसमें क्या होगा, एक तो ब्रेस्ट कैंसर बनता है, कैंसर बनेगा, इम्यूनिटी नहीं आपकी बूस्ट होगी। इसी तरह आपको ओस्टोप्रोसिस का मसला बनेगा, हड्डियां कमज़ोर होंगी, कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होगी, जोड़ों के मसाइल बनेंगे, डीजनरेशन प्रोसेस आपका जल्दी स्टार्ट हो जाएगा, और औरतें फिर उनसे चलने नहीं होता, घुटने सूजे हुए हैं। वजह क्या है कि विटामिन डी इनटेक उनका प्रॉपर नहीं है। इसी तरह हमारे यहाँ जो कैल्शियम दी जाती है वो सारी माइलस्टोन कैल्शियम है। माइलस्टोन कैल्शियम जो मार्बल से बनती है, इससे भी बचे, नेचुरल कैल्शियम इस्तेमाल करें, ठीक है जी, दूध का इस्तेमाल करें। इसी तरह रेड एलजी ये मिलती है, ये नेचुरल कैल्शियम है, ये आप इस्तेमाल करें। तो विटामिन डी का इनटेक ये आपकी इम्यूनिटी के लिए बहुत बड़ा किरदार रखता है। तो इंशाल्लाह विटामिन डी को आप रेगुलरली इस्तेमाल करवाएं। इसमें ये होता है कि 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट्स के इंजेक्शन और सॉफ्ट जेल मिलते हैं। ये अगर हफ्ते में एक ले लिया जाए, 2-3 ले लें, और इसके बाद 10,000 इंटरनेशनल यूनिट्स रोज़ाना आप लें, तो फिर इंशाल्लाह ये आपकी मुकम्मल हो जाएगी। अगर आप मल्टीविटामिन आला क्वालिटी का ले रहे हैं तो फिर आपको अलग से विटामिन डी लेने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह हमारे यहाँ अंगूर हैं, तो अंगूर के अंदर जो बीज होता है ना, इसे बोलते हैं ग्रेप सीड का एक्सट्रैक्ट और ग्रेप सीड का ऑयल, ये बड़ा हाई पोटेंसी एंटीऑक्सीडेंट है जो आपकी इम्यूनिटी को मजबूत रखता है। अभी जिन दिनों में कोरोना में लॉकडाउन था तो हमने लोगों को विटामिन सी पर लगाया, हमने लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह हेल्दी मील पर लगाया, उन्हें उबली हुई सब्जियां इस्तेमाल करने का कहा, शहद इस्तेमाल करने का कहा, और फिर हमने उन्हें कलवंजी
को इस्तेमाल करने का कहा, उसके ऑयल को दही में मिलाकर इस्तेमाल करें। इसी तरह आप शहद के अंदर अगर लीमू मिलाकर इस्तेमाल करें, ये भी बड़ा ज़बरदस्त किरदार अदा करती है। तो ये सारे की सारी चीज़ें आपकी क्या हैं, ये इम्यूनिटी बूस्टर हैं। इम्यूनिटी बूस्टर लेंगे तो आपकी इम्यूनिटी मजबूत होगी और आप बेहतर अंदाज से बीमारियों के साथ लड़ सकते हैं। इसी तरह हिजामा के हवाले से मैं आपको एक आज टिप देना चाहता हूँ और इसके बाद मैं अपनी जो है बात को ख़त्म करूँगा। वो टिप ये है कि आपके पास हाइपरलिपिडेमिक पेशेंट आया, जो पेशेंट जो है हाइपरलिपिडीमिया का शिकार है, उसका कोलेस्ट्रॉल, उसके ट्राइग्लिसराइड्स, उसका एलडीएल लेवल बहुत ऊंचा है और इसी तरह वो यूरिक एसिड का भी शिकार है और भी उसे मसाइल हैं, तो आपके लिए सबसे पहला काम करने वाला क्या है? ठीक है जी, सबसे पहला करने वाला काम आपके लिए, उस बंदे के लिए ये है कि आप उसे वाइटल ऑर्गन डिटॉक्स करेंगे। हमारे यहाँ उमूमी तौर पर जो हमारे हिजामा थेरेपिस्ट हैं वो क्या करते हैं, वो टारगेट कर देते हैं, जहाँ बीमारी है वहाँ पर लगा दिया। नहीं, उसे वाइटल ऑर्गन डिटॉक्स दें। वाइटल ऑर्गन डिटॉक्स करने से पहले ऐसे शख्स को आप 5 दिन के लिए फूड डिटॉक्सिफिकेशन के ऊपर रखें। ये मोटा सा नोट कर लें। इसमें आप जौ का दलिया दें उसे सुबह, तलबीना, जिसमें दूध ज़्यादा नहीं होगा, ना ही चीनी इस्तेमाल होगी। इसी तरह दोपहर के वक्त वो उबली हुई सब्जियां लें, शाम के वक्त वो 3 अंडों की सफ़ेदी ले ले। बस ये डाइट वो 5 दिन इस्तेमाल करे विद 2 लीटर ऑफ हनी वाटर एंड लेमन। 2 लीटर पानी और उसके अंदर हनी डालें और ऊपर लेमन निचोड़ के वो सारा दिन पीता रहे। 5 दिन के बाद आप उसका हिजामा करेंगे तो ये उसका ज़बरदस्त किस्म का डिटॉक्सिफिकेशन होगी, जो उमूमी खुराक के साथ आपको नहीं मिल सकती, क्योंकि इंटरनल बॉडी डिटॉक्स होगी। और फिर हिजामा करने से पहले आप उसे अच्छे तरीके से मसाज दे सकते हैं, उसे भगा सकते हैं कुछ 10-15 मिनट, ताकि सर्कुलेशन इन्हेंस हो जाए। तो ये है जी कुछ गुजारिशात। और हिजामा ये इम्यूनिटी को बूस्ट करने में बहुत बड़ा किरदार अदा करता है। जाहिर है जब आपकी बॉडी के मेजर ऑर्गन स्टिमुलेट होंगे, जब आप के जिस्म के लिम्फेटिक चैनल्स खुलेंगे, तो अल्लाह के फजल करम से आपकी फोर्सेस जहाँ नहीं पहुँच रही, इम्यूनिटी फोर्सेस, वाइट सेल्स, वो वहाँ भी पहुँचेंगे और जाकर इंशाल्लाह वो बीमारियों से लड़ेंगे। तो इसलिए हमें अपनी बैलेंस डाइट की तरफ भी तवज्जो देना है। हमें हिजामा को प्रॉपर तरीके से डिटॉक्स करके फिर जाके टारगेट करके इख्तियार करना है। जिनको नहीं पता वो सीखें अपने सीनियर से। तो ये तरीक़ाकार जब हम इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से बेहतरी का मामला होता जाएगा। अब जी कुछ सवालात अहबाब के आए हैं, वो मैं देख रहा हूँ। पहला सवाल ये है कि आजकल मेरी कमर की हड्डी और शोल्डर में स्टिफनेस है, थोड़ा थोड़ा दर्द भी है। देखें, अगर आपको ये इशू है तो आपके लिए सबसे पहला काम तो ये है कि आप हिजामा करवाएं। इसी तरह आप अपना विटामिन डी का टेस्ट करवाएं, कैल्शियम फास्फोरस का टेस्ट करवाएं और इलेक्ट्रोलाइट्स का टेस्ट करवाएं और यूरिक एसिड का टेस्ट करवाएं कि क्या प्रॉब्लम है। अगर ये प्रॉब्लम इनमें से कोई चीज़ अप एंड डाउन है तो उसे क्लियर किया जाए। ठीक है जी। इसी तरह विटामिन सी टैबलेट, जी इन ड्रॉप डी इंजेक्शन भी ले सकते हैं। ठीक है, विटामिन सी की टैबलेट आपको मिल जाती है इजीली, लेकिन ये ओरल के अंदर आपने लेनी है, जो कि टैबलेट पानी के साथ अंदर निगल लें। इसमें विटामिन सी 100 है, इसमें ईस्टर सी के नाम से है। इसी तरह इसमें ट्रिपल सी के नाम से है, ये आप ले सकते हैं इजीली। मल्टीविटामिन में एज के हवाले से, एज के लिहाज से आपको लेने चाहिए, तो इसमें आप मेगामेन ले सकते हैं, मेगामेन स्पोर्ट ले सकते हैं। इसी तरह आप सेंट्रम सिल्वर है वो ले सकते हैं। इसमें जर्नल भी आता है, इसमें 50+ भी है, 60+ भी है, 70+ भी है। और इसी तरह फॉर फीमेल है वो भी आप ले सकते हैं, लेकिन ये ऑलवेज़ आपने नाश्ते के अंदर लेना है और इसको इस्तेमाल करना है। और वो लोग जो इसे कुछ अरसा इस्तेमाल करें तो उन्हें ये चाहिए कि वो 3 महीने लेने के बाद कम से कम 1 हफ्ता से 10 दिन के लिए मल्टीविटामिन को तर्क कर दें, ताकि उनकी बॉडी नॉर्मलाइज हो जाए। और इन सारी चीज़ों के साथ अच्छी एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। अच्छी एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। जब तक आप वो नहीं करेंगे उस वक्त तक आपकी सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं होती। और जाहिर है कि आपकी जो शरियानें हैं ये वक्त के साथ साथ बढ़ती भी हैं, वक्त के साथ साथ अगर आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो कम भी होती जाती हैं। तो इसलिए इनके फंक्शन को बेहतर रखने के लिए हमें अच्छी एक्सरसाइज ज़रूर करनी चाहिए। अच्छा जी, और किसी भाई का कोई सवाल हो, किसी बहन का कोई सवाल हो तो वो ज़रूर कर सकते हैं।
न्यूरोटॉन सिरप एंड टैबलेट। देखिए न्यूरोटॉन सिरप एंड टैबलेट का थोड़ा सा फंक्शन अलग है। इसमें ये होता है कि आप बी कॉम्प्लेक्स को नेचुरल फॉर्म के अंदर लें। इसमें उमूमी तौर पर लोग ये करते हैं कि ड्रग फॉर्म के अंदर या एलो फॉर्म के अंदर चीज़ें ले लेते हैं, और वो चीज़ें क्योंकि सिंथेटिक होती हैं तो उनके इतनी एब्जॉर्प्शन भी नहीं है और इतने फ़वाइद भी नहीं है। जब आप ऑर्गेनिक फॉर्म के अंदर चीज़ें लेंगे, नेचुरल फॉर्म के अंदर लेंगे, तो वो आपको ज़्यादा फ़ायदा देंगी। तो ये जी चंद गुजारिशात हैं। अच्छा जी, इसमें कुछ पूरी समझ नहीं, अगर इन अल्फाज को उर्दू में मीनिंग बता दें तो फ़ायदा होगा। देखिए मैंने कोई ख़ास अल्फाज तो इंग्लिश में नहीं किए। अब इसमें वाइटल ऑर्गन डिटॉक्स है। वाइटल ऑर्गन डिटॉक्स से क्या मुराद है? वाइटल कहते हैं तमाम, ऑर्गन कहते हैं बड़े आज़ा, डिटॉक्स कहते हैं उनकी सफाई, उनके अंदर से गंदगी को दूर करना। तो वाइटल ऑर्गन डिटॉक्स से ये मुराद है कि जो भी हमारा हिजामा थेरेपिस्ट है वो ये कोशिश करे कि वो पहले बड़े आज़ा यानी मेन आज़ा और जो मेन पॉइंट है उन पर हिजामा करे, ये इससे मुराद है। और इसको बाकायदा सीख कर करे। ये ना हो कि उसने पित्ते के ऊपर पॉइंट लगाने की बजाय वो कहीं और लगाया हुआ हो। तो इसमें आप जब अच्छे तरीके से उसे सीख कर कपिंग करेंगे तो फिर आपको फ़ायदा होगा। इसी तरह जो विटामिन के नाम हैं ये तो कंपनी की प्रोडक्ट्स के नाम हैं, तो इन प्रोडक्ट्स को इन्हीं नाम से आप जब मार्केट में जाकर लेंगे तो तब आपको मिलेंगी। हाँ जी, और किसी का कोई सवाल हो तो ठीक है इंशाअल्लाह ताला। अगर फिर भी इसके अलावा भी किसी का कोई सवाल हो या किसी को कोई तशनगी हो तो इंशाअल्लाह ताला हम ज़रूर उनके सवालों के जवाब देंगे। एक मैं वजाहत कर देना चाहता हूँ, अभी जैसे कि तिब्बी इलेक्शन का दौरा है, तो पाकिस्तान प्रोफेशनल हिजामा सोसाइटी ने अल्लाह के फजल करम से अपना एक मुसव्वदा, अपना एक चार्टर पूरे मशवरे के बाद अल्हम्दुलिल्लाह तैयार किया है। और मुख्तलिफ़ तिब्बी अलाइंसेस के साथ हमारे मुख्तलिफ़ ज़िम्मेदारान की मीटिंग्स हो रही हैं। तो इसमें 3 वजाहतें मैं करना चाहता हूँ। पहले नंबर के ऊपर तो ये है कि हमारा ये पम्फलेट जहाँ जहाँ हमारे नुमाइंदे मुख्तलिफ़ तिब्बी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलेंगे तो वहाँ हम अपना मौक़िफ़ बयान करेंगे। ठीक है, तो किसी भी तिब्बी अलाइंस की मीटिंग में या सेमिनार में या दावत में शरीक होने से ये मुराद नहीं होगा कि हमने उनके साथ इलाक़ कर लिया, नंबर 1। नंबर 2, हम सबको इंशाअल्लाह अपना मौक़िफ़ सुनाएंगे, उनकी भी सुनेंगे, हम अपना मौक़िफ़ भी सुनाएंगे कि हिजामा की तरवीज तरक्की के लिए, हिजामा थेरेपिस्ट के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। तो इसके बाद इंशाअल्लाह ताला हमारा अपना फ़ैसला होगा जो कि हमारे ऑफिशियल चैनल और ऑफिशियल पेजेस से अनाउंस होगा कि हमने किसके साथ जाना है। अभी तक PPHS ने, पाकिस्तान प्रोफेशनल